आओ तो इस फाइल में अपन देखेंगे G20। ठीक है, ये G20 किसका हिस्सा है कि जनवरी 2025 की जो अपनी इंटरनेशनल है, ठीक है, तो उसमें अपन ने जैसे पूरा देखा ही, उसके बाद मैंने बोला कि कुछ टॉपिक अपन एक्स्ट्रा देखेंगे। तो उन एक्स्ट्रा टॉपिक्स में एक सबसे पहले G20 है। इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे, जैसे G20 है, देन अपने चौगम मीट है, ठीक है, कॉमनवेल्थ, देन अपने इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ठीक है, और अपने फिर वो COP29 है, और फिर लास्ट है अपने यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन। तो ये सारे टॉपिक्स अलग से आएंगे इंटरनेशनल जनवरी 2025 में। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं G20। तो G20 का जैसे नाम है वैसे ही काम है, जी मतलब ग्रुप और 20 मतलब 20 देशों का ये समूह है। तो सबसे पहले तो चीज़ यही आ जाती है कि सर वो 20 देश हैं कौन से। लेकिन उससे पहले अपन कुछ जान लेते हैं, तो थोड़ा थोड़ा आपको एक उसकी वो एक झलक मिल जाएगी, क्या कि गठन हुआ 1999 में। तो देखो याद कैसे रखेंगे अपन, ये आ रहा है 19, है ना, तो बाबी अपन पढ़ रहे हैं कि 20, ये G20। ठीक है, फिर अब जैसे ये भाई सर ने यहीं तक समझा दिया कि यार ये 19 को ही 20 करना है, फिर आगे वाले जो अंक है ना वो कोई मायने नहीं रखेंगे या उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो भी 9 ही है भाई, ये एक 9 अपन ने पकड़ लिया ना, और 19 से अपन को 20 निकालना है, फिर इनको अपन नज़रअंदाज कर रहे हैं। नज़रअंदाज इन द सेंस कि ये भी आगे 9 ही 9 ही लिखे हुए हैं। ठीक है, तो G20 में कितने देश हैं ये। अब G20 में देश तो याद ही हो रहे हैं ना, अपना मकसद है उसमें साल याद करना। तो इसमें 99 मतलब 19 याद रखो, फिर 19 में जो 9 है यही आगे के 9 बना देगा। तो अपन सिर्फ 19 ही पकड़ रहे हैं, ये मैं बता रहा हूँ। 19 से 20 निकाला अपन ने, ठीक है, और 19 का जो 9 है उसी से आपने 9 आगे किया है। ठीक है, तो 1999 इसका गठन है। जब तक ऐसे सेट नहीं करोगे ना चीज़ें याद नहीं रहेंगी। जैसे आप याद करो, मैंने आसियान याद कराया आपने, तो आशा है शुभ, तो 1967 हो गया यूँ। तो ऐसे फट याद आएगा आपको, क्वाड याद कराया बिल्कुल 2007 यूँ। ठीक है, तो G20 ये आ गया। फिर कारण क्या है, कारण है एशियाई वित्तीय संकट। ठीक है, अब ये देखो ये एशियाई लिखा हुआ है, ये ना ये भारत लिखा हुआ है ना ये अमेरिकन लिखा हुआ है, कौन सा है, एशियाई है। मैंने बताया कि ना तो ये भारत संकट लिखा हुआ है, ठीक है, और ना यहाँ पे अमेरिकी लिखा हुआ है। यहाँ की बात कर रहा हूँ 1999 की, ठीक है ना। आपको दिख रहा होगा सर अमेरिकी तो लिखा हुआ है ना, वो अमेरिका आगे लिखा हुआ है यार, मैं तो 99 की बात कर रहा हूँ। 99 में ना भारत है ना अमेरिका, क्या लिखा हुआ है, एशियाई लिखा हुआ है। अब भारत क्यों नहीं है, क्योंकि भारत में जो संकट था ना वो जा चुका भैया, वो 1991 का है, अपने पीवी नरसिम्हा राव के समय, जिस समय वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। ठीक है, तो इस समय अपन ने एलपीजी रिफॉर्म्स कर दिया। तो क्योंकि इसका जो क्वेश्चन आया हुआ ना वो ऐसा ही है, G20 का जब गठन हुआ तो भारतीय वित्त संकट के समय नहीं, जा चुका भैया, हमने तो खुद ही निपट लिया था हमारा IMF से कर्जा लेके सारा। ठीक है, फिर रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका वाले में तो 2008 के अंदर वो सब प्राइम क्राइसिस जो है उसमें तो ये रीस्ट्रक्चर होएगा। ठीक है, मतलब इसकी प्रकृति बदलेगी। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 1999 में गठन हुआ क्योंकि भारतीय वित्त संकट के दौरान हुआ, अमेरिकी वित्त संकट के दौरान हुआ, या एशियाई वित्त संकट के दौरान हुआ। तो क्या है, ये एशियाई है, और एशिया में भी सबसे इंपॉर्टेंट है साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, साउथ ईस्ट मतलब जो अपन कंट्रीज देखते हैं, जैसे मलेशिया हुआ, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये क्राइसिस में आए, तब इन्होंने अमेरिका की तरफ झांका, और फिर ये उस समय ये G20 अस्तित्व में आया। ठीक है, ये तो वापस कर रहा हूँ, ये एशिया लिखा हुआ है 99, क्योंकि साल 99 है। भारत वाला तो जा चुका है यार संकट, 8 साल हो गए भारत वाले संकट को तो गया। एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 में हुआ था अपने, 1991 में हुआ था। 99 तक तो बहुत स्टेबल थी इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, फिर जो अटल बिहारी वाजपेयी जीते थे चुनाव, अपने एनडीए गवर्नमेंट बनी थी 99 से 2004, ये वही अवधि थी, तो उसमें तो बहुत स्ट्रॉन्ग थी अपनी अर्थव्यवस्था, समझ लो। तो ये हो गया कारण, 99 में गठन हुआ किस कारण से, एशियाई वित्तीय संकट। फिर अपन देख रहे हैं कि 2008 तक, क्या लिखा हुआ है यहाँ तक, कहने का मतलब 99 से लेकर 1999 से लेकर 2008 तक इसकी क्या प्रकृति थी इस संगठन की, कि जो केंद्रीय बैंक हुआ करते थे, वित्त मंत्रियों में केंद्रीय बैंकों गवर्नरों का सम्मेलन। वित्त मंत्री भाई जैसे उस समय 20 देश के अंदर हुए तो उनके वित्त मंत्री आके साल में बैठे थे, बात करते थे। और केंद्रीय बैंक जैसे अपने आरबीआई है, अपना सेंट्रल बैंक है, ऐसे हर देश का सेंट्रल बैंक होता है जो करेंसी रेगुलेट करता है, पूरा छापता है, रेगुलेट करता है, उनके गवर्नर। तो 2 लोग आते थे, या तो वित्त मंत्री आते थे और ये गवर्नर आते थे। तो जैसे मान लो भारत से जैसे आज के संदर्भ में देखें तो भाई अपने वित्त मंत्री नीरज सीतारमण चले गए, और आरबीआई गवर्नर कौन, अपने शक्तिकांत दास तो है नहीं, संजीव मल्होत्रा है नहीं, तो वो दोनों जाके इसमें बैठते थे। तो कहने का मतलब इसके अंदर क्या है, यहाँ तक कब 2008 तक इसके अंदर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे जैसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, है ना, वो नहीं जाते थे इसके अंदर, है ना। जैसे मान लो ब्रिटेन की तरफ से आए तो भाई ब्रिटेन वहाँ तो राष्ट्रपति होता ही नहीं, वहाँ तो मरा नहीं, मारा जाए तो वहाँ पीएम है।
लेकिन जैसे भाई अपना राष्ट्राध्यक्ष अमेरिका में जैसे देखें तो राष्ट्रपति है, आपने तो भाई मेन तो राष्ट्राध्यक्ष वैसे तो राष्ट्रपति है, लेकिन मेन जो करता धरता है वो तो प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री जाते हैं ऐसे। तो ये लोग नहीं जाया करते थे कि यार तुम जाओ, जैसे आप खुद ही अंदाजा लगाओ कि क्या है, जैसे मान लो आपके घर में कार्ड आया शादी का तो ये लगा कि यार ठीक है दूर की शादी है, कोई अपना कोई ज़्यादा वास्ता नहीं है, तो अपन लड़के को कह देते कि यार तू जाए ना, और बहुत ही क्लोज में है, ठीक है, तो नहीं तुम नहीं जाओगे, पिताजी खुद जाएंगे। ये बिल्कुल वो का वो सीन था। तो G20 यूँ देखती थी दुनिया की, यार ठीक है छोटा मोटा है, गरीब देशों का एक संगठन है, चलने दो, अपना क्या है। तो इसलिए वित्त मंत्री और गवर्नर जाते थे। अब आँख कब खुली दुनिया की? आँख खुली 2008 के अंदर। सर 2008 में ऐसा क्या हुआ कि देखो सबसे पहले तो आँख कैसी खुली? राष्ट्राध्यक्ष आगे ना सीन के अंदर। अभी तक जो वित्त मंत्री और RBI गवर्नर, मतलब सेंट्रल बैंक गवर्नर तो क्या वो राष्ट्राध्यक्षों को बात आ गई। कैसे आँख खुली सर? कारण अमेरिका का सब प्राइम क्राइसिस, ठीक है, ये 2008 के अंदर हुआ, पूरी दुनिया इसे हिल गई थी, काफ़ी लंबे समय तक इसका असर रहा। तो ये था अमेरिकन सब प्राइम क्राइसिस, ठीक है। देखो तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ज़्यादा तो उसमें अपन डीप में नहीं जाएंगे। जैसे एक वर्ड होता है प्राइम, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लो अमेजन है, तो अमेजन की जैसे आपने प्राइम मेंबरशिप ले ली तो कुछ अलग से अपन को बेनिफिट मिलेगा, है ऐसी। जैसे प्राइम टाइम होता है एक टीवी का कि ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा उसकी ऐड की उस समय रेट होती है, तो वो टाइम होता है खास तौर पे जैसे 8 से और 9:30 बजे तक का, है। तो ये सब क्या होता है? ये प्राइम का मतलब क्या हो गया सर? वो इंपॉर्टेंट होता है। प्राइम का मतलब यही होता है ना कि जैसे प्राइम से बना प्राइमरी, ये मेरा प्राइमरी टूल है, ये मेरा प्राइम है, ऐसे तो बहुत जो इंपॉर्टेंट होता है उसको अपन बोलते हैं प्राइम। मतलब उसकी जो एक छवि है ना, छवि वो बहुत ही बेहतरीन होती है, उसी को बोलते हैं अपन प्राइम। समझ गए? अमेजन का प्राइम कस्टमर, ठीक है, हाँ सब। स्विगी के प्राइम मेंबरशिप बोलते हैं ना अपन सब। तो ये प्राइम, प्रीमियम, प्राइमरी सब वो एक ही रूट वर्ड है वो प्राइम। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ एक अलग वर्ड लिखा हुआ है सब प्राइम। सब प्राइम का मतलब सर थोड़ी सी उसकी जो छवि है ना थोड़ी सी कम है, ये मतलब है ना प्राइम एंड सब प्राइम। क्योंकि देखो पूरा जो संकट है ना, ये सारा संकट इस वर्ड के अंदर ही छुपा हुआ है। अगर आप इस वर्ड को समझ गए ना सब प्राइम को, तो बस वो सारा संकट आपके लिए संकट नहीं हो, दुनिया के लिए संकट होगा। तो क्या था? ये जो प्राइम कस्टमर तो वो होते थे जिनकी छवि बहुत अच्छी थी, जिनकी गुडविल बहुत अच्छी थी, ठीक है। गुडविल इन द सेंस कि इनकी फाइनेंशियल रेपुटेशन या फाइनेंशियल जो पोजीशन थी, FP फाइनेंशियल पोजीशन, वो बहुत ही स्ट्रांग थी। मतलब समय पे लोन लेते थे, समय पे चुकाते थे, और किसी भी तरह का इन पे देनदारियां बाकी नहीं रहती थी। वो तो होते हैं प्राइम कस्टमर। और सब प्राइम क्या? या थोड़ी सी छवि इनकी गड़बड़ है, ना तो इन्होंने जो पहले वाले लोन लिए वो पूरे चुकाए हुए हैं, ना इनकी क्रेडिट हिस्ट्री इतनी स्ट्रांग है कि ये जो अपन लोन इनको देंगे चुका सकते हैं, है ना। तभी तो सब प्राइम आया। तो उस समय क्या हुआ? अमेरिका के जैसे जो दिग्गज बैंक थे, उन्होंने क्या किया, जिनकी जो सब प्राइम कस्टमर थे उनको लोन देना चालू किया। और किसके लिए लोन देना चालू किया? मकान खरीदने के लिए। जो अपन देखते हैं रियल एस्टेट में उस समय जो बूम आया हुआ, तो ये अमेरिका और फिर चाइना और फिर इंडिया में फ्लो हुआ ही है। इस समय भारत के अंदर जो सितारे चमके थे वो अपने DLF था गुड़गांव में, है कि नहीं ऐसे। तो फिर धीरे धीरे ये रियल एस्टेट ऐसे बढ़ता गया। तो ये वो रियल एस्टेट का टाइम है 2008 में, जब जमीन के भाव धीरे धीरे बढ़ने चालू हुए थे। मतलब 5-6, मतलब भाई 8 के अंदर तो एक क्राइसिस से सामने आ गया ना। तुमने तो लोन तो देना 5-6 के अंदर चालू कर दिया, 3-4-5, फिर जब वो चुकाना उन्होंने बंद कर दिया तो 2008 के अंदर वो ब्लास्ट सामने आया, ये तुमने क्या कर दिया, है कि नहीं है। तो 5-6-7-8 वो जो प्रॉपर्टी के दामों में बूम आने लगा, वो सब इसी की जड़ में था। मतलब जो सुनहरे दिन के सपने दिखाए जा रहे थे। तो क्या किया जी, सब प्राइम क्राइसिस, रिक्शा वाले को पकड़ा नहीं धरा। हाँ साहब बताओ, मैं तेरे को लोन दूंगा, अमेरिका में जैसे था, ठीक है, हाँ सर लोन दो ना, बहुत अच्छा है। किस लिए? तुम्हारे पास मकान नहीं है ना? नहीं है, तो ये मकान खरीद लेना है। तो मकान कहाँ है? मकान मैंने तेरे लिए बना रखा है वहाँ। तो मतलब आप देखो, एक मकान बनाया दे रहे हो आप उसको, और उसको पैसे भी दे रहे हो। सोचो आप थोड़ा सा कि तो आप मकान भी दे रहे हो, मकान खरीदना है तेरे को, साहब मेरे पास पैसे कहाँ है? अरे मैं पैसे भी दे रहा हूँ यार तेरे को, लेकिन शर्त क्या है कि ये जो मैं पैसे तेरे को दे रहा हूँ ना, ये मेरे को समय पे तुम लौटाओगे बस। भाई शर्त तो इतनी होगी, और उससे ज़्यादा क्या होगी। अब फिर लगा कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, है ना। आप बैंकर की तरह सोच के देखो, सर ऐसा क्यों कर रहे हो। अपन ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि यार बोलते हैं रिस्क क्यों ले रहे हो इतनी, ये तो रिक्शा वाला है, कल को तुम्हारे पैसे नहीं आए तो, बिल्कुल सही है, नहीं आए तो ये मकान जो इसको मैंने दिया है ना, ये गिरवी है, मैं इसको बेच दूंगा और फिर मेरा लोन तो रिकवर हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल पता की बात कही यार आपने, कोई रिस्क नहीं है इसमें सर, बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही धीरे धीरे मकान बनने लगे। अमेरिका से चालू हुआ, चाइना के अंदर, फिर जितने भी अपन कॉलोनाइजर्स ऐसे देखते हैं
सब ये इसी समय की उपज है 2005-06, और सब अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं है, रिक्शा वाले को भी बहुत अच्छा लगा, पैसे आ गए, मकान आ गए, और क्या चाहिए था मेरे को रहने के लिए, छत हो गई। अब पिक्चर में जो विलियन आया ना वो धीरे धीरे कैसे चालू आना, सब चल रहा था बढ़िया, चल रहा था। अब जिसको रिक्शा वाले को पैसे दिए थे ना, वो कैसा कस्टमर था, वो सब प्राइम था, ना तो उसकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री थी, समझ रहे हो, ना वो कोई पैसे का मैनेजमेंट वो जानता था। अब क्या किया भाई, शर्त क्या थी कि तुम जो EMI है ना वो टाइम पे दोगे, ये तो था। और सरकार को उस समय बूस्ट भी बहुत मिला इकोनॉमी में, क्योंकि देखो मकान बनते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलता है लेबर को, पैसे का सर्कुलेशन इकोनॉमी के अंदर आता है। तो ये एक तरह से यूँ था कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो ठहराव आ गया था 5-6 के अंदर, उसको तोड़ा जाए। तो इसलिए ये रियल स्ट्रक्चर जो होता है, सेक्टर जो होता है रियल एस्टेट सेक्टर, उसको बूम मिला, बहुत अच्छा था। मकान बन गए, लेबर को रोजगार मिल गया, जो रॉ मटेरियल, सीमेंट इंडस्ट्री, सारा देखो सबको बूम मिला कि नहीं मिला। मकान ऐसे थोड़ी बनता है, रॉ मटेरियल हर तरह का, किसानों मतलब वो मजदूरों को काम मिल गया, सब मिल गया। अब रिक्शा वाले को भी जैसे मिल गया तो उसका जीवन स्तर सुधर गया, तो अपना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था वो भी बढ़ गया अमेरिका और देशों में। अब बात थी मेन EMI, तो भैया आपने 4-5 EMI तो टाइम पे दी, गृह प्रवेश हो गया, सब हो गया बढ़िया, लेकिन वो कस्टमर था सब प्राइम, है कि नहीं। तो वो धीरे धीरे उसने 6-7 महीने बाद ये EMI देना बंद कर दिया। एक ने किया, दो ने किया, उसके देखे औरों ने भी कर दिया कि यार सरकार तो अपन को फ्री में दे रही थी, तो अपन क्यों हेडेक ले रहे हैं, उसके बाद पैसे ज़्यादा थे तो उसने दिया था अपने को, तो अपन क्यों हेडेक लें, बात सही थी। अब फिर अपन एज ए बैंकर अच्छा पैसे देने बंद कर दिए, तो क्या शर्त थी, इस मकान को अपन उससे ले लेंगे और दूसरे को बेच देंगे, यही थी। बिल्कुल सही है साहब। अब अपन क्या किया, ये मकान अपन ने कुर्की कर ली उसकी, और मैं मकान बेचने निकल गया एज ए बैंकर। तो मैंने ऑक्शन चालू करी, आ जाओ भाई एज ए बैंकर, है ना, जैसे मान लो मैं फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका हूँ, तो मैंने बोला कि ये मेरे पास 10 मकान है और जिसको चाहिए आ जाओ। तो अब जैसे मान लो अब मैं लेने वाला था मकान, तो मैंने देखा कि यार ये 10 हैं, ये बैंक बोल रहा है खुले में मकान ऐसे ही बिक रहे, समझ रहे हो ना, मतलब जो कस्टमर्स थे वो भी अपना मकान बेचना चाह रहे थे, क्योंकि सस्ता खरीद के महंगा बेच के। तो कहने का मतलब ये जो बैंक उसकी रीसेल जो करने निकले, इसके खरीदार ही नहीं मिले बैंकों को। क्यों? क्योंकि एक तो मकान इतने ज़्यादा संख्या मात्रा में बन चुके थे, गवर्नमेंट की जो एक वो तो योजना थी ना कि यार ठीक है इकोनॉमी में बूस्ट आएगा, मकान बनाओ जा, तो मकान इतने ज़्यादा हो गए कि लोगों ने देखा कि यार जो सरकार जिस रेट पे दे रही है उससे भी सस्ता मार्केट में ऑलरेडी मिल रहा है। तो वो जो बैंकों की जमा पूंजी थी वो क्या हो गई, वो धराशायी। भाई अपन तो ये सोचा था ना कि इस मकान को बेच देंगे, तो मकान तो बिक ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि इससे भी सस्ते ऑलरेडी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा हो गई। तो ये कौन सा सिद्धांत है, सीधा सप्लाई जब ज़्यादा हो जाती है तो उसका प्राइस ऑटोमेटिक कम हो जाता है, और जब सप्लाई कम हो जाती है तो उसका प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। जैसे मान लो अभी क्राइसिस हुआ, पेट्रोल आ रहा है बाहर से, क्रूड ऑयल ये आना और कम हो जाए तो पेट्रोल के दाम और बढ़ जाएंगे, ऐसे तो सप्लाई बढ़ गई मकानों की, तो दाम धड़ाम से आके गिर गए। फिर ये संकट चालू हुआ, बैंक जब डूबने लगे तो ये ऐसे संकट हुआ। तो ये था सब प्राइम क्राइसिस। फिर इसको दूसरा क्या बोलते हैं, इसी का नाम डैश करके निकले नीचे को, मोर्टगेज क्राइसिस। मोर्टगेज गिरवी संकट। तो मोर्टगेज क्यों? क्योंकि वो मकान गिरवी रखा हुआ था बैंकों के द्वारा, सेंट्रल बैंक्स के द्वारा, है ना, उसको बेच देंगे अब, लेकिन उस मोर्टगेज जो मकान तुमने जो मोर्टगेज रखा उसकी तो कोई वक्त ही नहीं है आज बाजार में, तो सब डूब गया ये। तो ये था सब प्राइम क्राइसिस, मोर्टगेज क्राइसिस, अमेरिका से स्टार्ट हुआ। तो 2008 में फिर क्या किया, अब ये राष्ट्राध्यक्ष, क्योंकि अमेरिका भाई वो तो बॉस है भाई, तो अब उसने देखा कि यार ठीक है, अभी तक जो वित्त मंत्री और गवर्नर बैठ के बात करते हैं ना सेंट्रल बैंक, अब वो नहीं जाएंगे, अब राष्ट्राध्यक्ष बैठ के बात करेंगे, क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था हिल गई। इसलिए 2008 के अंदर क्या हुआ, ये रीस्ट्रक्चर हुआ। तो देखो अपन अभी 19 में थे, 19, 20, ठीक है ना, 20, और फिर यहाँ अब क्या हो गया अपन, अब 2008 आ गया ये। तो रीस्ट्रक्चर का हुआ 2008 में हुआ। ये सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे अपन को ध्यान में रखना है। तो अपन देखते हैं इसका प्रथम सम्मेलन। तो पहले प्रथम सम्मेलन देखो 1999 में होता था, उसमें वित्त मंत्री दिए, लेकिन अब फुल फ्लैज जैसे काम करने लगा एक पूरे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में 2008 में। और पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, वाशिंगटन डीसी के अंदर हुआ। वाशिंगटन डीसी कहाँ हुआ, अपने अमेरिका के, डीसी और लिख लो, वाशिंगटन डीसी यूँ लिखते हैं क्योंकि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है, तो खुद डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के अंदर ये स्थित है, तो इसलिए इसको बोलते हैं वाशिंगटन डीसी, ठीक है, कैपिटल भी है। और ये अब आप सोचो ये अमेरिका में क्यों हुआ भाई पहला, भाई कुछ तो होगा ना, अरे सर वहाँ तो हिल गई अर्थव्यवस्था, इसलिए इस कारण से ही अमेरिका के अंदर हुआ ये। और अमेरिका के कहने पे इसमें चेंज हुआ, राष्ट्राध्यक्ष को बनाओ, बैठ के बात करेंगे, क्योंकि अब हमें पैसे ही चाहिए,
हमारे देश में तो है नहीं भैया, पैसे डूब डाब गए सब, अब तुम लोग मदद करो मेरी, ऐसे। समझ गए? तो ये कहानी थी इसके गठन के पीछे, जो चीज समझने वाली है। गठन हुआ एशियाई संकट के दौरान, पुनर्गठन हुआ अमेरिकी सब प्राइम क्राइसिस या अमेरिकी मॉर्गेज क्राइसिस के दौरान 2008 में। अब बात आ जाती है साहब वर्तमान में जो इसके सम्मेलन हो रहे, प्रथम अपन ने देख लिया डीसी, वर्तमान में जो हुए तो देखो 18वां हुआ अपने 2023 इंडिया के अंदर, पहली बार हुआ, काफी चर्चा में था, एग्जाम्स में भी आया। अब जो अपन आपके जो जनवरी 2025 दर्पण में आया वो है 19वां अधिवेशन अपने 2024 के अंदर, रियो डी जेनेरो ब्राजील के अंदर, है ना। तो अपन ने इससे पहले अपन ने देखो गुयाना विजिट भी पड़ा था अपने मोदी का, प्रधानमंत्री मोदी जी का, उसमें अपन ने देखा नाइजीरिया, फिर नाइजीरिया से सीधे उड़ के आए थे, बताया था ब्राजील, और फिर गुयाना राष्ट्रीय सम्मान, गुयाना, सुरिनाम, फ्रेंच गुयाना, ऐसे आया ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, यूं जीबीडी पढ़ाया था गर्म डिपो, गुयाना, बारबाडोस और डोमिनिकन रिपब्लिक, नहीं ओनली डोमिनिका, ठीक है ना। तो उस समय भी रेडियो जेनेरो आया था, और कहाँ बताया था उधर ब्राजील में मैंने आपको, जैसे ये अपन साउथ अमेरिका जैसे साउथ अमेरिका में देखते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये इस तरफ, ये यहाँ पे अपने नीचे रियो डी जेनेरो, ये बताया था, हाँ अपने ये पैराग्वे उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर। तो लोकेशन ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये शहर ब्राजील का सबसे इंपॉर्टेंट शहर है ये, और यूं कह लो कि ब्राजील की आर्थिक राजधानी है ये। रियो डी जेनेरो हुआ, सेंटोस हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह शहर है ये। ब्राजील या जो अपन राजधानी देखते हैं ब्राजील राजधानी, ब्राजील वो तो अंदर है थोड़ा हिंटरलैंड पे ये। जैसे ये कैसे, जैसे अपन देखते हैं अपना इंडिया का बॉम्बे है और फिर दिल्ली है, तो दिल्ली तो अंदर है हिंटरलैंड स्थल रुद्र, और बॉम्बे अपना हार्बर पोर्ट सिटी है। ऐसे ही ये ब्राजील का पोर्ट सिटी रियो डी जेनेरो, यूं मतलब ये ब्राजील का बॉम्बे एक तरह से। अब आप समझ लो क्या होगा, ठीक है। तो 18वां अपने दिल्ली में हुआ और 19वां वहाँ, दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भी 18वें में पहले हुई, 19 में भी हुई। अब तक अभी तक देखो, अभी तक है ना, अभी तक का मतलब दिसंबर 2024 तक, अभी तक का मतलब क्या, वापस देखो अभी आज जैसे अपनी तारीख अपनी 24 दिसंबर 2024, तो 2024 है ना, दिसंबर 2024 तक इसका अधिवेशन दक्षिण अफ्रीका में नहीं हुआ, है ना। देखो अभी अपन देखें 18वां कहाँ हुआ, दिल्ली में, 19 हुआ ब्राजील में। अब जो 20वां होगा ना 2025 के अंदर, नेक्स्ट जो होगा 20वां, ठीक है, वो कहाँ आएगा, वो है साउथ अफ्रीका के अंदर है ये, ठीक है। तो जब अपन ये 18वां में पढ़ा रहा था तब मैं ये बता रहा था ये, तो अभी अपन देखेंगे कैसे आएगा। और अभी तक जैसे 2 बार आयोजन जैसे कहाँ हुआ है, सिर्फ अमेरिका में हुआ है 2 बार आयोजन, ठीक है ना, यूं है 2008 और 2009, ठीक है। तो ये 18वें के संदर्भ में लिखी हुई थी चीज़ें। अब देखो मैं इसको कैसे बता रहा था, जब ये 18वां वाला मैंने पढ़ाया था क्लास में, देखो क्या है भाई, 18वां हुआ 2023 के अंदर भारत में। एक चीज़ समझो आपको, है ना, 2023 में भारत में हुआ कौन सा था ये 18वां था, समझ रहे हो। और जैसे अपन जैसे देखें 18वां जैसे ये था, और ये संगठन कौन सा है, ये G20 है, G20 है ना। तो कहने का मतलब G20 का जो 18वां सम्मेलन था, 18वां था, उसमें अपन जैसे अगर देखें तो भाई कितने देशों को मेजबानी इसकी मिल जानी चाहिए थी, 18 देशों को मिल जानी चाहिए थी ना मेजबानी, लेकिन ऐसा नहीं था, सिर्फ 17 देश ही आ रहे थे उसमें। आप जैसे आप मैं लिस्ट बताऊंगा तो उसमें तो 17 यूँ आ रहे थे क्योंकि अमेरिका ने 2 बार करी हुई है, और ब्राज़ील को दक्षिण अमेरिका को जब तक मिली ही नहीं थी, दक्षिण अफ्रीका को, और ब्राज़ील एक बार बन चुका था पहले। अभी जैसे देखें ब्राज़ील ये पहली बार यहीं आया हुआ है 2019 के अंदर, 2024 के अंदर। तो जब 18 से जब अपन गिनने लगे तो वो देश ही कमा रहे थे, तो देश कमा रहे देखा अमेरिका को 2 बार मिली। कहने का मतलब क्या है, जो इसके अंदर G20 देश है ना, आप एक बार जैसे देखोगे ना कब से कहाँ ये हुए हैं, तो उसको आप एक बार रीड करो। दर्पण के अंदर लिस्ट बनी हुई है कि ये 99 से 2008 से लेके और 2024 तक 18वां आ रहा है ना, 18 ऐसे साल में 2 बार हुआ शुरू के अंदर, तो उसमें कौन कौन से देश देखोगे तो अभी तक ये दक्षिण अफ्रीका उसके अंदर नहीं है। तो कहने का मतलब G20 का मतलब क्या हुआ, G20 का मतलब सर ये 20 देशों का समूह है। अब कुछ तो जैसे आपको देखो झलक मिली गई एशियाई देशों के वित्त संकट के दौरान, तो सर इसमें एशियाई देश भी होंगे, शुरुआत तो वहीं से हुई ना। अमेरिका को सर छींक आई तो दुनिया को बुखार हो गई, तो उसके अंदर अमेरिका भी होएगा। 18वें में दिल्ली है तो सर इंडिया भी उसका सदस्य होगा। 19वें में से 19वां होगा सर रियो डी जेनेरो, तो ब्राज़ील भी उसका मेंबर होगा सर। और आप बता रहे हो सर 20वां जो होगा 2025 के अंदर, दिसंबर 2025 के अंदर, वो साउथ अफ्रीका के अंदर होएगा। तो सर 5-6 देश तो हमको याद हो ही गए ऐसे ही। क्या हो गया सर, अमेरिका याद हो गया, साउथ अफ्रीका याद हो गया, इंडिया याद हो गया,
और ब्राज़ील याद हो गया, ठीक है। और अपने को एशियाई देशों में और भी हैं सर, उनकी एक झलक मिलेगी कौन कौन से होंगे। तो अब बात यहाँ आ जाती है कि G20 के अंदर सदस्य देश कौन कौन है, ठीक है। उसके बाद अपन ये 18वां सम्मेलन देखेंगे। तो पहले जान लो एक सदस्य देश कौन कौन है, उसके लिए देखो मैप पे पढ़ना है अपने को। आ जाओ, तो देखो ये है अपना G20 का मैप, ठीक है। अब जैसे देखो जो जो अपन ने देख लिए ना, अब ये अपन ने कौन से देखे, इधर देख लो अगन, पहले अपन ने क्या क्या देखा भाई, ये छींक किसको आई, यूएसए हो गया। फिर अपन जैसे देख रहे थे कि सर भारत 18वां, ये भारत आ गया, ठीक है। 19वां सर ये ब्राज़ील, ये अपने यहाँ पे ये यहाँ पे ये रियो डी जेनेरो, ठीक है, ये हो गया। और फिर ये सर अगला ये होएगा अपने साउथ अफ्रीका। तो अपन जैसे देख रहे हैं कि सर 18वां तो ये रहा, 19वां ये रहा और 20वां ये रहा। तो 4 तो देखी गए अपने को, 4 तो देखी गए ना, एक ये दिख गया, एक ये दिख गया, एक ये दिख गया और एक ये दिख गया, दिख गए ऐसे। अब फिर जैसे एशियाई संकट हुआ, तो एशियाई संकट में बता रहा जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, ये रहा देखो, ये जो 99 के अंदर शुरुआत हुई, ये रहा 1999, और ये तो 2008 इसमें लिख लो ना, 2008 दोनों तरफ लिख लो, 2008 इधर 2008 उधर 1999, एशिया संकट से चालू हुआ ना ऐसे। अब बात आती है सर ये G20 देश, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये देखो ये G20 क्या है, ये G20 वो संगठन है जिसने G7 को धूमिल कर दिया है। धूमिल का मतलब क्या था, ओवरशैडोड, है ना, आच्छादित कर दिया है। समझ रहे हो कि G7 की तरफ दुनिया नहीं देखती आज दुनिया किसकी तरफ देखती है, G20 की तरफ देखती है। क्योंकि G7 में तो वो इंडस्ट्रियल देश है कि वो जो जितना बढ़ सकते थे ना, जितना तेज वो दौड़ सकते थे वो दौड़ लिए। अब उनके अंदर जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव हो रही है, समझ रहे हो, वृद्धि की दर नकारात्मक जा रही है, ठीक है। बढ़ तो रहे लेकिन उनकी स्पीड कम हो गई है ऐसे। और अभी जो जिसकी तरफ दुनिया बिल्कुल एक आशा भरी नजरों से देख रही है वो है G20 देश, इसलिए इंपॉर्टेंट है अब आज की तारीख में, ठीक है। तो इसके अंदर देख लेते हैं, देखो देश है टोटल 19, ठीक है। और संगठन है इसके अंदर 2, एक तो अफ्रीकन यूनियन 55 देश है, एक है अपने यूरोपियन यूनियन, है ना। अभी मैं बता देता हूँ एक बार, फिर उससे आ जाएगा सारा समझ में। अब देखो क्या है, पहले तो इसको आप जैसे देश याद रखने तो कैसे याद रखोगे, इधर ये नीचे मैंने इसकी एक इक्वेशन लिखी हुई है, अपन को इसको कॉन्टिनेंट वाइज देख के चलना है। पहले अपन देखिए नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों को मिला के, तो आपको देखो इसके अंदर ये मिटा रहा हूँ एक बार जितना आपने लिखा, इसके अंदर देखोगे तो आपको इधर ये टोटल 5 देश दिखाई देंगे। ये कौन से 5 दिख गए, कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको, ब्राज़ील और अर्जेंटीना, समझ गए, ये अर्जेंटीना, तो ये 5 हो गए अपने ऐसे, ठीक है। अब ये 5 हो गए ना, अब आप जैसे देखोगे ये इधर भी ये 5 है कि अपन यूरोप, भाई इधर अपन ने 2 को मिलाया ना, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका 2 को मिला के तो 5 हुए हैं। इधर भी अपन 2 मिला रहे हैं, यूरोप और अफ्रीका, तो 5 हो जाएंगे। देखो ये अपने ब्रिटेन, ये फ्रांस, सॉरी जर्मनी, ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, और नीचे ये अपने साउथ अफ्रीका जो अभी 20वां जहाँ पे होएगा 2025 में। तो 5 हो गए ना, 5 तो ये हो गए और 5 ये हो गए, 10 हो गए ना, आधी आगे गाड़ी, ठीक है। ऐसी धीरे धीरे ऐसी जीते जाती है संग, G20 एक साथ याद नहीं होंगे, धीरे 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 अपन को आगे बढ़ना है। ये 3 + 2 थे, 3 ऊपर थे 2 नीचे हैं, 3 और 2, कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको, ब्राज़ील और अर्जेंटीना सटे हुए। ब्राज़ील देखो कितना सा टच होता है अर्जेंटीना को, मामूली सा, बीच में ये पैराग्वे यूराग्वे के बीच में से आगे। अब आते हैं अपन एशिया, है ना, देखो ये आ गया, ये 5 इधर पढ़ लिए, ये 5 ये पढ़ लिए। अब इस भाई 10 आ गए, तो 20 में से अपन 10 घटाएं तो कितना आ गया, 10 बच गए। अब अपन ने जैसे बोला था कि भाई इसके अंदर ये देश तो 19 ही है ना, 2 तो संगठन ही आएंगे जैसे, है ना। अभी अपन देश देखते हैं, तो देखो अब इसके अंदर जैसे कैसे है, 2 तो अरब देश, एक तो तुर्की हो गया, एक सऊदी अरब हो गया, ठीक है। फिर 4 ही ऊपर ऊपर हो जाएंगे, रशिया, चाइना, साउथ कोरिया और जापान, ऊपर ऊपर हो गए ना 4, ठीक है। तो 2 तो ये हो गए, 2 ये हो गए, 4 ये हो गए, 6। फिर देखो 3 बच गए अपने ये ISS नीचे ही ऐसे, इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, IA डबल IA, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, ऐसे याद रहेंगे अपने को, ठीक है। 5 तो ये हो गए, 5 ये हो गए, 10, 2 ये हो गए इधर, 1 और 2 4 और ये 3, 2 3 4 हो गए ना भाई, 2 तो ये हो गए, 3 ये हो गए, 4 हो गए, 2 3 4 ये से। तो 5 और 5, 2 3 4, 2 कौन से, अरब, तुर्की और सऊदी अरब, 3 कौन से, IA इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, 4 कौन से ऊपर ऊपर के, रशिया, चाइना, साउथ कोरिया और जापान।
हो गया, है ना। अब जैसे इसमें आप जैसे देखोगे कि अपन इसको जैसे टोटल लगाएं तो देखो 10 तो ये हो गए, ठीक है, 9 ये लगाएं तो 19 तो ये हो गए, ठीक है। और 2 संगठन और हैं, तो 2 संगठन कौन से हो गए अपने, एक अफ्रीकन यूनियन है जिसमें 55 देश हैं, मतलब अफ्रीका के ऑलमोस्ट सभी देश उसके अंदर हैं। एक यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, यूरोप के सदस्य देश जो उसके अंदर है, तो 2 इसमें और जोड़ देते हैं, ये हो जाए टोटल 21, है ना। अपन इसको G21 नहीं बोलना है, इसको बोलेंगे अपन G19 ही, G20 ही, है ना। ये सदस्य संख्या से कई बार इसमें सदस्य कोई जैसे मान लो जैसे रसिया है, चाहे सपाट करता है तो उसको निकाल देते हैं, फिर सरेंडर होता है तो उसको वापस जोड़ लेते हैं, ये ऐसे सीन है। तो देश का सदस्य संख्या देशों से नाम घटपट नहीं होएगा। जैसे G7 है तो G7 में जैसे मानते हैं अपन रशिया सही चलता है तो उसको 1 जोड़ देते हैं, तो G7+1 बोल देते हैं, और जब मनमानी करता है तो फिर वापस निकाल देते हैं, इसलिए वो G7 का G7 ही रहता है। ये ऐसे ही G20 है, इसको G19 G20 G21 मत कर देना। वो ये है कि 18th 19th 20th समिट है, वो क्रम से कौन सी समिट चल रही है, ऐसे समझ गए। तो अब ये देश कैसे याद रह जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट यही है अपने को, है ना। अब क्वेश्चन ये आया कि अफ्रीकी महाद्वीप से एकमात्र सदस्य देश, है ना, उसने बोला अफ्रीकी महाद्वीप से, संगठन नहीं बोला है, संगठन तो 2 है, एकमात्र सदस्य देश अफ्रीकी महाद्वीप से, तो साउथ अफ्रीका हो गया। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप से कितने देश हैं कुल, 2 हैं, ब्राजील और अर्जेंटीना, ठीक है। कनाडा है या नहीं है, कनाडा है। तो जैसे जैसे इसके क्वेश्चन आए हुए ना वैसे बता रहा हूँ। आसियान का वो कौन सा सदस्य देश है जो G20 का भी सदस्य है, तो सिर्फ इंडोनेशिया है। आसियान का भी सदस्य है इंडोनेशिया, MTM SBI नहीं पढ़ा क्या अपन ने, तो SBI में आई से इंडोनेशिया ही, सिंगापुर, ब्रुनेई और इंडोनेशिया, अच्छा ठीक है। तो ऐसे ही ध्यान रखना है इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैप है, हर मैप को अपन को ऐसे ही सजा के रखना है, चाहे वो ओपेक हो चाहे EU हो। अब जैसे के अंदर अफ्रीकन यूनियन आया, देखो कौन कौन से EU आया, EU का मैप बनाओ यूरोप का लेके, ऐसे तब ये याद होंगी चीज़ें। आप सोचो कि मैं इसकी लिस्टिंग करूँगा, लिस्टिंग से रिवीजन होएगा, मेमोरी ऐसी इससे सेट होगी यूँ, ठीक है। तो ये अपने को आप ध्यान रखो, फिर अपन चलते हैं अपनी फाइल में, ठीक है। तो अब जैसे अपन ने देखो यहाँ तक देखा, एशियाई देशों में देखा, वापस आए अपन में फाइल में, तो इंडोनेशिया देख लिया था सर, अमेरिका को 6 इकाई सर देख लिया, 5 थे सर, अमेरिकी, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, और 2 नीचे ब्राजील, अर्जेंटीना। सर आपने बताया दिल्ली, हाँ सर भारत था, संस्थापक सदस्यों में से है भारत, तो 18वां 19वां सर रियो डी जेनेरो आपने बताया, 2 है ब्राजील और अर्जेंटीना। फिर सर आपने बताया 2 बार अमेरिका, हाँ सर अमेरिका उसके अंदर है, ठीक है। अब अपन देख लें G20 का, पहले देखते हैं 18वां सम्मेलन 2023 के अंदर हुआ था, फिर उसके बाद अपन देखेंगे 2024 के अंदर हुआ 19वां, 18 है 23 में, 19वां है 2024 में, हर साल में एक होता है। 23 के अंदर 18वां हो गया, 24 के अंदर 19वां होगा, 25 के अंदर नेक्स्ट जो होगा वो कौन सा होगा, वो 20वां होगा। इसमें लिखा हुआ है देखो ये पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इंग्लिश में नहीं आ गए, टेंस नहीं पढ़े, टेंशन मत करो। पास्ट टेंस 2018, मतलब 18वां 2023, भारत में हुआ लिख लो 2023, इसमें साल लिखना भूल गया मैं, यह लिख लो 2023, ठीक है। प्रेजेंट 19वां हुआ 2024 ब्राजील में, फ्यूचर 20वां 2025 साउथ अफ्रीका में। सब कुछ ऐसा ही सही रहा तो भगवान की दया से, समझ गए, ये चीजें इसके अंदर है। तो ये ट्राइको की स्थिति अभी देखेंगे अपन थोड़ी देर बाद, तीनों टेंस मिल गए ना एक जगह, तो ट्राइको हो गया। तो अपन देख लेते हैं 18वां, पास्ट जो था, जो बीत गया है ना, तो ऐसे नहीं है कि बीत गया उसमें कुछ नहीं है, बताते हैं ना कि जैसे कि अगर तुम्हारा इतिहास सही है तो फ्यूचर अपने आप सही होएगा। तो ये वही है कि इतिहास जान लो। 18वां हुआ अपने 9 से 10 सितंबर 2023, ये सितंबर अक्टूबर माह में होती ज़्यादा था। स्थान कहाँ था, दिल्ली अपने प्रकृति मैदान। सदस्य कितने, 21, जैसे देखो अपन ने बताया था अभी, 10, फिर कैसे था 2, 3, 4 याद रखो ना, 2 तुर्की सऊदी अरब, 3 इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, 4 रशिया, चाइना, साउथ कोरिया और अपने जापान, ऐसे। तो कितने हो गए थे वो 19, और 2 संगठन AU और EU, AU अफ्रीकन यूनियन, EU यूरोपियन यूनियन, ऐसे 21वां जो है सबसे लास्ट जो इसका सदस्य जो जुड़ा वो कौन सा, अफ्रीकन यूनियन है, जिसमें 25 देश है, ठीक है। तो एक बार जैसे देखना अफ्रीकी महाद्वीप में क्या सारी इसके अंदर आ जाएंगे अपने को, ठीक है। तो लेकिन देखो संगठन के रूप में जुड़ा हुआ, मैं बार बार कह रहा हूँ ये। अब सर संगठन से क्या मतलब होता है कि संगठन से मतलब ये होता है कि जब ये सम्मेलन होएगा, जैसे अभी ब्राजील के अंदर हुआ 19वां, तो सभी अफ्रीकी देश के राष्ट्राध्यक्ष नहीं आए इसके अंदर, जो इस AU का जो नेता है, सिर्फ वो नेता ही वहाँ उठ के आया है कि हाँ ठीक है
सब सदस्य देशों की तरफ से मैंने कर दिया, आपको टेंशन मत करो ऐसे। तो ये संगठन का फायदा होता है। फिर अपन देखते हैं थीम जो दिल्ली में हुआ, तो भाई जो भारत का जो है हमेशा से जो रहा है कहना, वही वसुदेव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। पहले पैपे है, एक पृथ्वी है, एक परिवार है, ठीक है, एक भविष्य। ये याद रखो चीज़ें, क्योंकि ये जैसे काम आती हैं आजकल बहुत। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ठीक है। तो वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, ठीक है। ये EFF है इधर, और इधर ये पै था, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अभी तक क्या सिर्फ इतना ही चलता था, वसुदेव कुटुंबकम, ऐसे वगैरह पे भी अपन कहीं लिखते थे, होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, वसुदेव कुटुंबकम में ये मतलब है। अब उससे अपन आगे बढ़ गए। नाम क्या किया, इसके अंदर जो भारत के लिए जो वर्ड प्रयोग किया गया ना, वो मतलब अपने देश के लिए जो वर्ड प्रयोग किया गया वो भारत था, है ना। जबकि क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की जो पहचान है अपने देश की, वो पहचान इंडिया के रूप में ही है। UN में भी जैसे अपन देखते हैं 193 सदस्य देश, तो जो लिस्ट में अपन जैसे देखते हैं तो वो B फॉर भारत नहीं है, वो I फॉर इंडिया लिखा हुआ है, ठीक है। और वैसे जैसे अपन जैसे देखते हैं अपना आर्टिकल 1 जो क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा, आर्टिकल 1 जब आप पढ़ोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें क्या लिखा हुआ कि इंडिया दैट इज भारत विल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो भारत को 3 नाम से संबोधन किया हुआ आर्टिकल 1 में कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे पहला आर्टिकल पढ़ोगे ये। तो देखो वो हिंदी का जब आप पढ़ोगे ना, तो हिंदी वाले में आपको अनुच्छेद 1 में मिलेगा इंडिया दैट इज भारत, सॉरी इंग्लिश वाले में इंडिया दैट इज भारत, हिंदी वाले में ये चीज़ नहीं है, ठीक है। जैसे मैं बताऊँ आपको, जैसे अनुच्छेद 1 देखो क्या है, आर्टिकल 1 बिड, सबसे पहला आर्टिकल ही देखो क्या लिखा हुआ उसके अंदर, आर्टिकल 1, ये लो आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है, हाँ सर दोनों में है, देखो तो क्या है, संघ उसका नाम क्षेत्र, भारत अर्थात इंडिया, राज्यों का संघ होगा। तो 3 चीज़ें हैं ना, देखो भारत आ गया, इंडिया आ गया, और एक राज्यों का संघ होगा, ये यूनियन होगा। इंडिया दैट इज भारत विल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये लिखा हुआ इंडिया दैट इज भारत विल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, दोनों में सेम है बिल्कुल, है ना। तो ये आर्टिकल 1 है अपना। तो क्वेश्चन ये पूछते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भारत देश है उसके लिए क्या क्या वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। तो एक वर्ड तो है इंडिया, एक है भारत, और तीसरा है वो यूनियन होएगा। अब जहाँ फंसता है ना स्टूडेंट, क्या है कि एक तो इसमें हिंदुस्तान कहीं वर्ड यूज़ नहीं है, हिंदुस्तान मेरी जान ये कहीं यूज़ नहीं है। दूसरा, इसमें फेडरेशन वर्ड कहीं यूज़ नहीं है, परिसंघ, ठीक है। ये यूनियन है, कोई अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकता भैया, तुम्हारा आना और जाना सिर्फ सारा सेंटर डिसाइड करेगा, ठीक है। हिंदुस्तान नहीं है, ये नहीं। और बाकी देखो अपने अपने सब में इंपॉर्टेंट है, इंडिया यूँ बोलते हैं, ग्रीक्स ने नाम पटका था इंडिया डाला था, क्योंकि रिवर इंडस के पार था, यूनान से आते थे तो रिवर इंडस के पार था, तो इसलिए अपन इसको बोलते हैं इंडिया, ठीक है। फिर भारत कैसे नाम पड़ा कि जो अपने सबसे पुराना जो राजवंश हुआ है जिसने एक राजशाही की स्थापना करी कि सब लोगों को बांध के चलेंगे, वो था भरतवंश। भरतवंश का राजा था सुदास, ठीक है। ऋग्वेद में जिस राजवंश का उल्लेख है ये, तो भरतवंश के नाम पीछे पड़ा हुआ है क्या, भारत। रही बात हिंदुस्तान की, ठीक है, तो ये क्या था, ये ऐसा नहीं था कि यहाँ हिंदू लोग रहते थे इसलिए इसका हिंदुस्तान नाम पड़ा, नो। ये जब अरब जैसे थे तो ये क्या हिंदू कुश पर्वतमाला थी अपने पहले, ठीक है। हिंदू कुश जैसे अपन देखते हैं पाकिस्तान में जो NWFA प्रांत है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीमा बनाता है ना, जिसको अपन ड्यूरेंट लाइन बोलते हैं, आज अंग्रेजों ने खींची थी ये, भारत की वैज्ञानिक सीमा है ड्यूरेंट लाइन। रेडक्लिफ लाइन वैज्ञानिक नहीं है, वो तो मैन मेड है, ये वैज्ञानिक सीमा है, क्योंकि यह हिंदू कुश पर्वतमाला से इधर जैसे जो है वो तो मैदान है अपने पंजाब और ये सब, और उधर जैसे अपन देखते हैं वो अफगानिस्तान, वो बिल्कुल सूखा रेगिस्तान है, मिट्टी नहीं है, बिल्कुल बंजर भूमि है। जहाँ अपन ये तान देश देखते हैं ना, KUT कजाकिस्तान, तो बीच में ये हिंदू कुश पर्वतमाला, हिंदू कुश। तो हिंदू कुश पर्वतमाला के पार जो क्षेत्र था उसको हिंदुस्तान बोलते थे। हिंदुस्तान आया ना, स्थान हिंदू कुश पर्वतमाला के जो पार है, फिर वहां पे जो लोग रहते थे वो धीरे धीरे हिंदू कहलाने लग गए, ऐसे नाम पड़े तीनों, इंडिया, भारत और हिंदुस्तान, ठीक है। और यूनियन मैंने बता ही दिया, आना जाना भैया सेंटर की अनुमति से है। जैसे अपन ने लास्ट में मैंने बताया था आपको कि 1961 के अंदर अपन ने जोड़ा था, 19 दिसंबर 1961 को अपन ने जोड़ा था गोवा ऑपरेशन विजय से। पुर्तगाली शासन का अंत हुआ था, बताया था ना, सबसे पहले आने वाले, सबसे ज़्यादा बाद में जाने वाले 1498 के अंदर आए थे वास्को डिगामा, और ये 19 दिसंबर 1961 को गए थे। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश क्रिएट हुआ था।
ये 61 है। तो मैं ये बता रहा था क्या वर्ड यूज़ किया इंडिया के लिए, भारत यूज़ किया। तो सब लोग अब आ गए यार ये भारत कोई नया देश है क्या, है ना। वैसे अपन देखते हैं तो इंडिया तो जो अर्बन देश हैं, अर्बन जो अपने क्षेत्र राज्य हैं खास तौर पे दक्षिणी भारत के, उनको तो अपन बोलते हैं इंडिया से, और भारत अपन बोलते हैं जो ग्रामीण जो है वो, ठीक है ना ऐसे। और दूसरा ये है कि 70% जनसंख्या अपने शहरों में रहती है, उसको इंडिया बोलते हैं अपन। 30% जनसंख्या, सॉरी उल्टा बोल दिया, 30% जनसंख्या जो शहरों के अंदर रहती है उसको इंडिया बोलते हैं, और 17% जो ग्रामीण जनसंख्या है उसको भारत बोलते हैं। ये एक डिवाइड हो रहा है। तो कई बार क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन मेंस में आते हैं इंडिया भारत डिवाइड, ठीक है ना ऐसे। ये प्लानिंग कमीशन जैसे जो था अपना, उसके अंदर ये वर्ड चलते थे इंडिया भारत डिवाइड। तो कहीं कहीं जैसे जैसे चलता है, जैसे अपन नहीं देखते कि नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन इंटरनेशनल लेवल पे, तो नॉर्थर्न देश जो है वो तथाकथित G7 देश हैं क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और साउदर्न ऐसे जो डेवलपिंग देश हैं, विकासशील देश, वो कंपेटिवली दक्षिणी गोलार्ध में है, तो उनको साउथ बोलते हैं। जैसे नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन की बात होती है। तो ये है। तो इसके अंदर आया था घोषणा पत्र, दिल्ली घोषणा पत्र, उसको निर्विरोध स्वीकार किया गया। ये भारत की बहुत बड़ी जीत थी। और G20 में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? शेरपा अमित कांत। शेरपा वही जो अपने पहाड़ पे जाते हैं वही पहाड़ी, तो शेरपा अमित कांत। ये कुछ कुछ वैसे ही, जैसे अपन एक मिस्री नाम पढ़ा था, मिस्री आए थे तो मैंने बताया था कि नाम ही तुम्हारा मिस्री, जहाँ मैंने घेवरलाल बताया था। तो मिस्री कहाँ था? वो इंडिया चाइना के बीच में जो भाई वो अप्रैल 2020 की स्थिति को कायम करेंगे, वो इंडिया की तरफ से स्थायी मिस्री। तो ऐसे ही अमिताभ कांत है। तो अमिताभ कांत तो याद नहीं रहेगा, लेकिन अमिताभ बच्चन तो याद रह जाएगा, है कि नहीं है। अब अमिताभ बच्चन जैसे याद रह जाएगा तो अपन बस यहाँ पे लिख लो आप, तो अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन। और मूवी कौन सी बनाई उन्होंने? G20 मूवी बनाई है, बस खत्म। तो अपन को याद रहेगा G20 अमिताभ बच्चन ऐसे। हाँ उसमें भी तो ऐसे का थोड़ा सा एक वो इमेज सेट हो जाएगी ना, तो अपने फिट हो जाएगी ये चीज़। फिर नेक्स्ट आता है आपने DPI। अब देखो इसमें ये तीनों जो है ना, ये भारत की पहले थी। इस भाई 18वां अपन ने क्यों पढ़ाया है? क्योंकि ये जो डेवलपमेंट्स है ना, ये लंबे चलेंगे ये, ठीक है। तो इसलिए G20 से जुड़े हुए हैं। G20 का 18वीं मीट से जो दिल्ली में, इसलिए इनको अपन 18वीं मीट देख रहे हैं। DPI क्या है? डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये मैंने सारा जो आप नवंबर की दर्पण देखो, नवंबर 2024 की, उसमें NPCI बताया, ठीक है। फिर आज जो अब लेटेस्ट वर्जन जो अब फ्यूचर में 2025, 26, 27 के अंदर जो गवर्न करेगा वो है AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज। आने लगा धीरे धीरे न्यूज़ के अंदर नाम। तो ये सब अपन ने उसके अंदर चर्चा करी। अभी तक दुनिया फोन पे UPI जानती थी, अब ये है आधार इनेबल्ड। जैसे साइबर स्कैम हुआ है, डीप फेक्स हो रहे हैं, ये सब। तो डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, निर्धन व विकासशील देशों में वित्त समावेशन। भाई हमने UPI देख लिया, तो अपन दूसरे देशों को जैसे देख रहे हैं। अमेरिका तक आज भारत की तरफ देखता है UPI के लिए कि इतना सफल कैसे चला लेते हो, यूँ, ठीक है। तो विकासशील देशों में अपन जैसे देंगे, तो G20 के अंदर ज़्यादातर विकासशील देश ही हैं, जैसे ब्राजील, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, ऐसे अपन ने देखे हैं। फिर MDB क्या है? ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। जैसे ये किसके पहले, किसकी तरह है? जैसे अपन देखते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक है, न्यू, इसमें ब्रैकेट में लिखो न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये ब्रिक्स देशों का है, ब्रिक्स, हाँ बिल्कुल, वही ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ठीक। और शंघाई में इसका हेडक्वार्टर है, शंघाई न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक शंघाई। और 2019 गठन, 19 नहीं 14, 2014, हाँ 2014 का गठन है। और प्रथम जो CEO रहे हैं 2015 से 19, वो है अपने KV कामत, इंडिया से थे KV कामत, RBI से जुड़े हुए व्यक्ति थे ये। तो NDB अपने न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये चाइना स्पॉन्सर्ड बैंक है, ठीक है। 2014 के अंदर गठन हुआ है। उसका तोड़ है ये भारत का, भारत की पहले मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक। तो क्वेश्चन ये पूछा जाए कि न्यू डेवलपमेंट या ब्रिटेन वुड्स संस्था या IMF, वर्ल्ड बैंक की टक्कर में भारत ने किस वित्त संस्था का सुझाव दिया है? तो वह MDB, ठीक है। ऐसे है, ये MGD नहीं है, ये MDB है, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक।
फिर नेक्स्ट है GBA, ये क्या है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, वैसे भी अपन ने भी देखा हुआ है ये क्या है, इथेनॉल की 20% ब्लेंडिंग करनी है पेट्रोल के अंदर, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जैसे जो ऑक्साइड्स निकलती है पेट्रोल की वो कम हो जाएंगी। तो कितने % ब्लेंडिंग करने की बात है, ब्लेंडिंग मतलब उसके अंदर मिलाना है अपने को, तो कितनी है 20%, ठीक है। इथेनॉल क्या मिलाना है, इथेनॉल मिलाना है, कितना मिलाना है 20% मिलाना है। किस में मिलाना है, पेट्रोल में मिलाना है, इसमें डीजल नहीं लिखा हुआ है, समझ में जोड़ देना आप ऐसे। तो डीजल के अंदर जैसे मिलाते हैं तो फिर उसका वो एवरेज और भी कम हो जाएगा इग्निशन, तो पेट्रोल में क्योंकि इग्निशन कंपेटिवली होता है तो इसलिए इसमें ब्लेंडिंग चल जाती है। बायोफ्यूल के मामले में प्रथम कौन है, इंडिया है, सेकंड ब्राजील है, थर्ड यूएस है, तीनों G20 है। तो इसलिए वे अपन भारत देखता है कि इसके अंदर स्कोप है बायोफ्यूल की तुलना के अंदर, तो इसलिए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बना दें। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनने से होगा क्या, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हम जानते हैं वो तुम जानो, जो तुम जानते हो वो हमें बताओ और आगे बढ़ाते हैं। किसको, दोनों देशों को नहीं, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, वो है ये, ठीक है। तो अपन टोटलिटी बात करते हैं, जैसे इंडिया और डिजिटल पेमेंट सबके लिए ग्लोबल बायोफ्यूल। फिर एक है IMEC, देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और काफ़ी लंबा चलेगा कॉन्सेप्ट। इसमें एक तो जैसे एब्रीवेशन आप लिखो ना शॉर्ट फॉर्म, तो उसमें एक ही ई आएगा, 3 ई नहीं लिखेंगे, लेकिन इस ई से अपन को ये 3 काम करेगा। ई देखो यहाँ पे 3 देख रहे हैं, 1 2 और 3, ये 3 कैसे करेगा, एक तो ये मिडिल ईस्ट के अंदर ईस्ट आएगा, दूसरा ये काम करेगा यूरोप का, और तीसरा ये काम करेगा किसका, अपने इकोनॉमिक कोऑपरेशन का, इकोनॉमिक। तो ई है तो एक ही काम चलेंगे 3, तो ये क्या है, इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये सी से कॉरिडोर। अब इसको यूं नहीं कर देना अपन को कि IMEEC, नहीं यार गड़बड़ होगी, देखो ई है तो सब 3 ही लगा सकते थे ना, ये अपने हाथ में नहीं है यार, लगाना करना अपने हाथ में, सुनना पढ़ना और याद रखना और फिर एग्जाम में लिखना, मनमर्जी नहीं है अपने पास। IM, अब सर किसको मैं ई बनाऊं, दिमाग मत लगाओ, पहले वाले को बना दो ई, और ये सी। तो इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, सोशल कॉरिडोर नहीं है ये, ऐसे, ठीक है। ये तो देखो ये कैसे कैसे क्या क्या जुड़ेगा, मतलब पहले तो इसमें देख लो कौन कौन से देश भागीदार हो रहे हैं। USA है, G20 वाला है ना, देखो इंडिया है, इजराइल है, देखो भारत की तरफ देखता है, जॉर्डन, सऊदी अरब, UAE, इधर अपन जैसे देख ही रहे हैं, जर्मनी है कि नहीं, G20, इटली वाला नहीं है, लेकिन ये भारत की मदद कर रहा है इस तरह बनने में। तो आप इसके अंदर जैसे लिख लो कि ये भारत शुरुआत कहाँ से कर रहा है, ये चाबाहार से, लिखा ना चाबाहार बंदर का आपने, वो साहिब बस्ती टर्मिनल भारत को दिया, पहला इंटरनेशनल टर्मिनल जो भारत ने लिया है, चाबाहार, ईरान, पढ़ा था इंटरनेशनल में अपन ने, भारत ने चालू कर दिया इसका यहाँ पे ऑपरेशन, 10 साल के लीज पे लिया है ना ईरान से, ऐसे। तो चाबाहार से अपन घुसेंगे, एंटर करेंगे मिडिल ईस्ट के अंदर, ईरान, फिर सेंट्रल एशियन देश होते हुए फिर जर्मनी तक अपन पहुँचेंगे, और वहाँ से सामान लाएंगे भी, ले जाएंगे भी, ऐसे, खासतौर पर क्रूड ऑयल, गैस, CNG, ये सब इकोनॉमिक कॉरिडोर है। आप जैसे वर्ड पे ध्यान करो, इकोनॉमिक, ठीक है। ये किसकी तोड़ है, ये जो चाइना का वन बेल्ट वन रोड है ना, OBOR इनिशिएटिव है, ये उसका तोड़ है। भारत क्या कर रहा है, तो इसको ये काउंटर करने का उपाय है। तो जैसे चाइना कर रहा है अपने ग्वादर बंदर का बलूचिस्तान पाकिस्तान में डेवलप, ऐसे भारत ने किया ईरान में, ठीक है, ऐसे। तो ये वन बेल्ट वन रोड चाइना को उसको काउंटर करने का। तो ये अपन ने देखा क्या, 18वीं मीट, खास बात इसमें क्या है भाई, भारत की तरफ से आए प्रतिनिधि तो है ही, अमिताभ कांत, शेरपा अमिताभ कांत, फिर DPI पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बायोफ्यूल, अपने बायोफ्यूल का ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, और एक अपने पढ़ा MDB मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक। भाई चाइना को काउंटर कर रहे हैं ना अपन, चाइना को काउंटर किया अपन ने IMEC से वन बेल्ट वन रोड, चाइना को काउंटर किया अपन ने नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक को अपन ने किया मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक से, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे कैसे काउंटर कर रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन आता है, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, कि चाइना को रोकने के लिए भारत क्या कर रहा है, तो भारत ये कर रहा है। जैसे चाइना आ रहा है कि वन बेल्ट वन रोड, ऐसे अपन भी तो चुपचाप बैठे थोड़ी, अपन भी चाबार से घुसेंगे और ऊपर तक जर्मनी तक जाएंगे, हम इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं ना। फिर अपन देखते हैं कि अब जो हाल ही में न्यूज में G20, ये अपना 20वां सम्मेलन, 19वां सम्मेलन, 20वां तो अब नेक्स्ट आएगा, 19वां सम्मेलन 2024 के अंदर हुआ। कहाँ हुआ साहब, रियो डी जेनेरो ब्राजील में, अपन ने G20 के मैप में समझाई, ब्राजील में पहली बार ये आयोजन हुआ, ठीक है। तो जैसे अपने लिस्ट लगी हुई है गवर्नमेंट के अंदर, ये जहाँ न्यूज़ है वहाँ एक बार आप उन जहाँ
आयोजन हुआ ना स्थल का, उन स्थलों को पढ़ो, तो उस बहाने आपको G20 देश ही याद हो जाएंगे सारे। वैसे तो याद हो गए 5 + 5, फिर 2 3 4, 2 तुर्की सऊदी अरब, 3 इंडिया इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया, 4 अपने रसिया चाइना साउथ कोरिया और जापान। मेरे को याद हो गई देखो फ्री में। अब भारत क्या था इसके अंदर, ट्राइको की स्थिति में था। ट्राई का मतलब होता है 3, रूट है वर्ड, ट्राई साइकिल आ जाए, ट्राई नेशन आ जाए, ट्राइको आ जाए, मतलब 3 है साहब। भारत ट्राइको की स्थिति में, कैसे कि भारत पास्ट से भी जुड़ा हुआ है, गत वो करी थी, ठीक है, प्रेजेंट के अंदर ब्राजील को उसने सौंपी है ब्राजील में जाके, और फिर अगले फ्यूचर के अंदर भी साउथ अफ्रीका को वो असिस्ट करेगा। तो 18 19 20, तो भारत किस स्थिति में है, ट्राइको, तीनों काल, भूत वर्तमान और भविष्य, ये ठीक है। 2023 2024 2000 वेरी गुड 25। तो जैसे 18वीं में अपन ने भारत की पहले देखी थी, यूपीआई, ग्लोबल यूपीआई की बात कर रहे हैं, बायोफ्यूल की बात कर रहे हैं, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक की बात कर रहे हैं, वन बेल्ट वन रोड के तोड़ के रूप में IMEC की बात कर रहे हैं, वैसे ही 19वें अधिवेशन के अंदर ब्राजील ने भी कुछ पहल करी। साहब हम भी कुछ जानते हैं, तो ये देख लो क्या जानते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा हंगर, ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट पॉवर्टी एंड हंगर। तो देखो मैं आपको बताऊं, ये साउथ अफ्रीका के 2 देश है ना, साउथ अमेरिका के 2 देश है ना, ब्राजील और अर्जेंटीना, ये इस मामले में बहुत सर्वोच्च रणनीति इनकी होती है, पॉवर्टी की, रूरल डेवलपमेंट की। ऐसे जैसे आपने भारत के रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास के संदर्भ में तो सबसे बड़ी आज स्कीम है ग्रामीण विकास की, वो कौन सी है, नरेगा, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है आज तो, मनरेगा, पहले नरेगा था, बात से जुड़ा नरेगा, ठीक है, एक्ट है। तो ये कहाँ से सीखा हुआ अपन ने, ये इस ब्राजील अर्जेंटीना मैक्सिको से सीखा हुआ, खासतौर पे ब्राजील अर्जेंटीना। यहाँ पे गई थी अपने प्लानिंग कमीशन की टीम, और वहाँ देख के आई थी, और यार वहाँ तो गजब का प्रोग्राम होता है ऐसे, समझ रहे हो। तो ये पॉवर्टी, हंगर अगर लड़ना है, लड़ना सीखना है कैसे, तो ब्राजील और अर्जेंटीना सिरमौर है इस मामले में। तो वहाँ से अपन ने मॉडल लिया है, समझ गए ऐसे। तो अपन क्या देख रहे थे, हाँ ब्राजीली क्या पहल, ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट पॉवर्टी, पॉवर्टी एंड हंगर है ना, पॉवर्टी एंड हंगर इसको कर देना, अगेंस्ट ये यूँ था, हंगर एंड पॉवर्टी, ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। यूँ गरीबी हुआ भुखमरी से, भुखमरी हुआ गरीबी, गरीबी से भुखमरी आती है, या यूँ कह लो भुखमरी से गरीबी आती है, बीमार रहता है, नॉन इंटररिलेटेड है। तो भारत देखो क्या सीख सकता है, मतलब ये तो ये है। फिर भारत ने अपने क्या क्या पहले इसके अंदर रखी, भारत क्या क्या सिखा सकता दुनिया को, खाद्य सुरक्षा व पोषण सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा तो वो कि भरपेट खाना मिलना चाहिए, और पोषण सुरक्षा ये कि जो खाया है ना उसमें विटामिन, प्रोटीन, मिनरल सब होने चाहिए। तो एक तो है देखो फूड सिक्योरिटी, और एक है न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, ये अपन को चलना है, सीखना है, समझ गए। जैसे खाद्य सुरक्षा की बात आए तो आप उसको आगे बढ़ाओ कि खाद्य सुरक्षा से कुछ नहीं होगा जब तक पोषण सुरक्षा नहीं होगी। ऐसे अपन ने खा लिया लेकिन उसमें कोई पोषण ही नहीं है, लोग खराब खाना खा लिया, ठीक है, तो वो किस मात्र खाने का मतलब क्या हुआ उसका, तो ये है पोषण सुरक्षा। नेक्स्ट है प्राकृतिक खेती, ठीक है। ये देखो प्राकृतिक खेती, ये जैविक खेती नहीं लिखी हुई है, ये दोनों अलग अलग हैं, है ना। अभी ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट जो धीरे धीरे ईजाद हो रहे हैं, प्राकृतिक, और यहाँ मैंने नॉट इक्वल टू लगाया होगा मैंने, लेकिन दोनों अलग हैं। देखो प्राकृतिक ये होती है कि उसमें कोई एक्सटर्नल इनपुट नहीं दोगे आप, बाहर से कोई फर्टिलाइजर नहीं डालोगे, कि चाहे ऑर्गेनिक या केमिकल, जो प्रकृति ने दिया उस सोइल के अंदर उस हिसाब से वो अपने आप वो ग्रो होगी फसल, ये होती है प्राकृतिक। दूसरा है जैविक, जैविक में ही अपन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डाल दें, जैसे केंचुआ हो गया, वर्मी कंपोस्ट है ना, वो केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करते जैविक में। तो ये जैविक का भी अगला वर्जन है प्राकृतिक खेती। नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, समझ गए। नेचुरल बिल्कुल नेचुरल, कुछ नहीं करेंगे, नो एक्सटर्नल इनपुट, और यहाँ पे एक्सटर्नल इनपुट तो आ रहा है ना, चाहे वो ऑर्गेनिक के रूप में आ तो रहा है ना ऐसे। फिर ये वही आएगा वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। विरोध किया भारत ने किसका, ग्लोबल टैक्स का, ग्लोबल कार्बन टैक्स। ये क्या है ग्लोबल कार्बन टैक्स, बीच में कार्बन आ गया ना, तो देखो ये कार्बन क्या था, कार्बन वही अपने, जैसे मैंने एक बार आप याद कराया था, कार में मीथेन निकालना मना है, मीथेन नहीं होनी चाहिए कार के अंदर, तो कार से मतलब ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है ना उनका है,
तो कार से है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन से है अपने मीथेन, और कार में मीथेन नहीं से है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो इसमें कार्बन टैक्स है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन पे लगता है। तो अपन बोलते हैं कि यार भारत के तुम हमारी ये टेक्सटाइल खरीदो, है ग्लोबल ईयू में जाके बोला हमारी टेक्सटाइल खरीदो। तो अब वो ईयू के जो व्यापारी है ना, वो बोलते हैं यार टेक्सटाइल तो तुम्हारी अच्छी है, लेकिन इस टेक्सटाइल को बनाने के लिए तुमने मशीन चलाई साहब, वो मशीन बिजली से चली साहब, वो बिजली कोयले से आई, कोई थर्मल प्लांट से आई साहब। तो ये बताओ यार, तुमने इस टेक्सटाइल को बनाने के लिए कितना आसमान तुमने गंदा कर किया ना? हाँ यार किया। कैसे किया? कोयले से बिजली बनी, बिजली से मशीन चली, मशीन से टेक्सटाइल बनी, और वही उठा के मैं बेचने के लिए आया। तो यूरोप वाले ने बोला नहीं यार, इसके अंदर वो प्रदूषण दिखाई दे रहा हमको तो तुम्हारे कपड़े में। तो भारत ने बोला यार चुपचाप ऐसे बोलो ना कि बाहर के कपड़े जलन होती है, तुम खरीदना ही नहीं चाहते, घुमा फिरा के बात क्यों करते हो? तो ये है उनकी रणनीति। ऐसे क्या होता था, भारत की कालीन का डंका बजता था जब WTO चालू हुआ। तो अब यूरोपीय देश ऐसे तो रोक नहीं पाते थे भाई, शुरू से अपन तो सिरमौर रहे। याद करो मॉडर्न इंडिया, रॉबिन्सन क्रूसो कि वो रुमाल रखने में यहाँ पे पाबंदी होती थी, टैक्स लगता था। आपने देखा होगा छोटा सा यूँ ऐसे पॉकेट निकाल के रखते हैं, तो वो यूँ कि भाई फाइन लगेगा, इंडियन आप कॉटन रखोगे। तो ये शान हुआ करती थी कि चाहे थोड़ा सा निकाल के रखूँ तो ये जिसे फाइन नहीं लगे। तो भाई भारत कपड़ा तो हमें सिरमौर रहा है, तो कालीन भी सिरमौर। अब उसमें रोक कैसे लगे? तो जब वो डंकन प्रस्ताव आए अपने WTO के, तो उन्होंने बोला ये भारत का कालीन अच्छा है, बिल्कुल है। बनाया किसने? बना कहाँ से? सर मिर्जापुर से बना, अपने यूपी। कालीन वर्ल्ड फेमस आज भी है। अच्छा, इसको बनाया किसने? कारीगरों ने बनाया। उम्र क्या है उन कारीगरों की? सर 10-12 साल है। तो मतलब वो तो बच्चे हैं ना? हाँ बच्चे हैं। तो मतलब तुमने बच्चों से कालीन बनवाया? हाँ सर बनवाया। उनको तो रोजगार में नहीं, रोजगार नहीं, उनका शोषण किया ना सर, पैसे दिए। अरे पैसे दिए लेकिन बच्चे ने बनाया ना, बच्चों को बना हुआ कालीन हम नहीं लेंगे। तो यूँ ही बोलो ना, जलन हो रही है भारतीय कपड़े से, तो ये रोकने के तरीके हैं। तो नो डाउट वो सही भी है अपने आप में, एक मानवीय पहलू से देखें तो। लेकिन भारत सरकार उसको भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रही है चीज़। तो ये वो है कि कैसे रोका जाए किसी दूसरे देश को। तो ये ग्लोबल कार्बन टैक्स है कि भाई ऐसे तो जो विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्रीज कंट्रोल में तुम्हारे आ नहीं रहे ना, तो ये डेवलप्ड देश अब ये बात कर रहे हैं ग्लोबल कार्बन टैक्स की। ठीक है, तो ये GCT है, इम्पोज्ड बाय डेवलप्ड नेशन, विकास तथा कथित जो विकसित राष्ट्र है ना, जिनको अपन G7 देश बोलते हैं, ये लगाते हैं इसमें अड़ंगा, क्योंकि जिससे कि बाहर का प्रोडक्ट आए ही नहीं हमारे देश के अंदर G7 देशों में। इम्पोज्ड बाय डेवलप्ड नेशन ऑन साउथ कौन से देश हैं? जो डेवलपिंग देश हैं, अभी विकास कर रहे हैं, सामान ले लो हमारा। और ये G7 क्या है? ये डेवलप्ड है। देखो कभी भी डेवलप्ड लिखो ना तो यूँ पूरा मत लिखा करो DVLEVOED, या भी कैसी है क्या? ये तो डेवलप आ गया, और ये डेवलप अपॉस्ट्रोफी ये जी लगा दिया अपन ने, डेवलपिंग, और ये डेवलप्ड ED हो गया। ING का तो फर्क है दोनों क्लास, डेवलप तो सेम है ना, वो ED है और ये ING है। तो डेवलपिंग को ऐसे लिख दिया करो, D अपने अपॉस्ट्रोफी G, D अपॉस्ट्रोफी D। ठीक है, तो साउथ टू टैकल क्लाइमेट चेंज, तो ये उनका चोचला है। अब वो ये भूल जाते हैं, जो अमेरिका है ना खास तौर पर G7 में, वो तो अभी ट्रम्प जीत के आए, उन्होंने साफ कह दिया कि भैया मैं तो तुम्हारा क्योटो प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, अपन तो भैया आज करें कम करें ये ग्लोबल ये अपने ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशन, मैं तो भैया कम करूँगा। हमारे तो AC ऐसे चलेंगे और इससे ज़्यादा चलेंगे, हमारे थर्मल पावर प्लांट ऐसे ही चलेंगे और इससे ज़्यादा भी निकालेंगे धुआं। अब रही बात इस ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की है ना, तो मेरे से पैसे ले लो और तुम्हारे देश के अंदर जाके पेड़ लगा लो। समझ रहे हो कि भैया मैं तो देखो मैं आर्थिक विकास के नाम पर, आर्थिक विकास की बलि देकर मैं सामाजिक विकास, पर्यावरण विकास नहीं करूँगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं वापस दूसरी बार ऐसे। ठीक है, तो खैर जो भी है वो इसका एक अलग पहलू है। फिर उसको अपन यूँ छींची करते हैं कि देखो छींची है कि जिम्मेदार लोकतंत्र नहीं है, भारत जिम्मेदार लोकतंत्र है, इसलिए UNO का प्री मेंबर बनना चाहिए भारत, अमेरिका को हटा के। समझ गए? अपन को तो नंबर लाने हैं, खत्म। तो ये बात थी अपने ये G20 की। फिर तो चौगम मीट है। तो ऐसे देखो ये G20 थोड़ा सा अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, तो ऐसे इसको अपन ध्यान में रखना है। 1900 वाले में अपन ने खास क्या बात देखी कि ब्राज़ील के अंदर हुआ 2024 के अंदर,
ट्राइको की स्थिति के अंदर भारत था, देखा ही प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ब्राजील की वो देन वो ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। भारत ने क्या, खाद्य सुरक्षा पोषण, प्राकृतिक व जैविक खेती, वसुधैव कुटुंबकम, विरोध किया ग्लोबल कार्बन टैक्स का। समझ गए? तो ये था अपने G20। बात करें एक बार रिवीजन की, तो रिवीजन के रूप में अपन क्या देखेंगे भाई, गठन हुआ 99 में एशियाई वित्त संकट से। पहले तो भाई G20 में सदस्य देश कितने, 20 हो गए। तो 20 जैसे अपन देखें तो 5 5 2 3 4 कनाडा, यहाँ से देखो कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस है, और अब ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, नहीं उसमें देखो ये नीचे हो रहा है ना, टिक लग रहा है, नहीं तो इटली रह गया था, देखो मैं उसमें बता रहा हूँ, इटली उसमें टिक लगा हुआ है ना। तो ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली और अपने साउथ अफ्रीका, 5 ये हो गए। अब आते हैं अपन उधर 2 3 4, 2 अरब, तुर्की, सऊदी अरब, 3 IIA, इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, और 4 रूस, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, जापान, है ना। यूरोप में जो में टिक लगा हुआ है, लेकिन इटली मेरे मुंह से निकला नहीं था, है ना। तो उसमें ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और इटली, ऐसे। ठीक है, ये हो गए कारण। गठन हुआ 99 में, 19-20 99 एशियाई वित्त संकट। 2008 के अंदर प्रकृति चेंज हो गई, राष्ट्र देशों का हो गया, जो पहले वित्त मंत्री और गवर्नरों का था। क्यों? अमेरिका के अंदर हुआ सब टाइम क्राइसिस। प्रथम सम्मेलन 2008 अमेरिका, 18वां 2023 भारत, 2023 लिखना इसमें, 19 2024 रियो डी जेनेरो ब्राजील। अभी तक ये तो अभी तक का मतलब यूँ है कि अभी तक दक्षिण अफ्रीका में आयोजन नहीं हुआ, वो अब नेक्स्ट होएगा 2025 में दोबारा आयोजन अमेरिका। फिर G20 18वां देख रहे हैं सितंबर में 23 भारत में, स्थान दिल्ली, प्रकृति मैदान दिल्ली। सदस्य 21 19 देश हैं, 2 संगठन AU 21वां अपने लास्ट जुड़ा अफ्रीकन यूनियन। थीम वसुधैव कुटुंबकम, एक परिवार एक पृथ्वी परिवार फैमिली, पृथ्वी परिवार और अपने भविष्य। नाम इंडिया भारत, घोषणा पत्र दिल्ली घोषणा पत्र, भारतीय प्रतिनिधि अमिताभ कांत। DPI डिजिटल पेमेंट इंटरफेस या इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इथेनॉल 20%, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, वन बेल्ट वन रोड को अपन टैकल कर रहे हैं। 19 2024 ब्राजील, अभी नवंबर में, सितंबर अक्टूबर नवंबर चलता रहता है इनका, सितंबर देगा अक्टूबर नवंबर। प्रेसिडेंट इलेक्शन अमेरिका तो आगे पीछे हुआ। इस स्थान रियो डी जेनेरो ब्राजील में प्रथम बार आयोजन हो रहा है, देख लो इसका। ट्राइको भाई भारत में भी तो पहली बार हुआ था, 18वीं 19वीं ब्राजील में पहली बार हो गई, ऐसे साउथ अफ्रीका में पहली बार हो रही है, 18 19 20 पहली बार है। ट्राइको तीनों पहली बार है। ट्राइको इंडिया पहली बार था, ब्राजील पहली बार है, साउथ अफ्रीका पहली बार कर रहा है। भारत ट्राइको प्रेजेंट ब्राजील की पहले हंगर पे आई, ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी, भारत की तो वही चले रही। खास बात क्या, खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पोषण सुरक्षा की बात करेंगे। प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। विरोध किया ग्लोबल कार्बन टैक्स का। ग्लोबल कार्बन GCT लगाता कौन है? डेवलप्ड देश। किसको रोकने के लिए? साउथ को रोकने के लिए, मतलब साउथ का क्लाइमेट चेंज जो है उसको रोकने के लिए। क्योंकि डेवलप्ड देशों का ये कहना है कि डेवलपिंग राष्ट्र ज़्यादा कोयला जलाते हैं। वो भूल गए हैं कि पहले ये जो तुमने किया हुआ है ना पूरा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से, उसमें योगदान तो पूरा G7 का ही है। आज जो G7 बना है, आज जो तथाकथित विकसित राष्ट्र बने हैं, वो तुम उस कोयले को जला जला के ही बने हो, जिसको आज तुम हमारे ऊपर थोपते हो। समझ गए? तो ये अपना G20 था। देखो अभी हर साल सम्मेलन होता है, चर्चा में रहता है, इसलिए इसको अपन ने खींच के पढ़ा है, जिससे कि इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं बचे। ओके, नेक्स्ट अपन देखेंगे चौखम मीट।